तो आज हम करने जा रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर का अपना सेकंड पार्ट, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। तो इससे पहला वाला जो पार्ट है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो पार्ट। तो एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, तो इसे हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस जो कि फॉसिल से रिलेटेड होंगे, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस जिसमें होमोलॉगी, एनाटॉमी, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक में आर्कियोप्टेरिक्स जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम डिस्कशन करेंगे। तीसरा, एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंसेस कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो चुके हैं, उनके जो एम्ब्रायोज हैं उनकी अर्ली डेवलपमेंट में हमें क्या सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं, उसकी बात करेंगे। फोर्थ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। हाँ, आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी हमें एवोल्यूशन का एविडेंस देता है। वो कुछ इस तरह से कि जो मैन जो काम कुछ सालों में कर देता है, कुछ महीनों में कर देता है, अलग अलग प्लांट और अलग अलग एनिमल की ब्रीडिंग करके उनकी नई ब्रीड प्रोड्यूस कर देता है, कुछ वैसा ही हुआ है अर्थ में कई बिलियन ईयर्स के दौरान कि नई नई स्पीशीज बनी है, नए नए ब्रीड्स बने हैं। उसी तरीके से जैसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन में जो मैन मेड हैं वो काफ़ी तेजी से हो जाता है। फिफ्थ, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन भी एविडेंस देता है क्योंकि हमने काफ़ी सारे नेचुरल सिलेक्शन, जैसे जो इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म का एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें मॉथ जो थे उनमें जो वेरिएशन आया, उनकी पॉपुलेशन में वेरिएशन आया, वो नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल था। तो वो हमने देखा, ऐसा ही कुछ नेचुरल सिलेक्शन पहले भी हुआ होगा कई बार, जिससे कि एवोल्यूशन हुआ और नई जो फिट जो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो फिट थे इंडिविजुअल, उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये कुछ 5 टॉपिक्स हैं जिनमें हमने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन को डिवाइड किया है। तो मेक श्योर यू वॉच द कंप्लीट वीडियो टू गेट द होल कंसेप्ट नॉलेज, हाउ टू रिलेट देम विद द एविडेंसेस फॉर एवोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो अपने फर्स्ट पार्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस से स्टार्ट करते हैं। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हमें फॉसिल्स के बारे में पढ़ना है। तो अब देखिए, different age rocks contain fossils of different life forms who probably died during the formation of that particular sediment. It means कि फॉसिल से हमें एवोल्यूशन के बारे में कैसे पता चलेगा कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे होंगे उस वक्त, तो उसके बाद जब नया सेडिमेंट, एक नई लेयर बनी, तो वो सारे ऑर्गेनिज्म मर गए और उस लेयर के नीचे दब गए, जो कि हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से फॉसिल का रूप उन्होंने ले लिया। तो हम डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे फॉसिल्स की स्टडी से बता सकते हैं कि वो कितने साल पुराने होंगे। तो अब देखिए, हमें 3 टाइप के रॉक्स जो हैं वो बेसिकली देखने को मिलेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स जो कि डिपोजिशन से बनते हैं, मतलब जो सॉइल है, जो मैटर है, वो रिवर्स से या और बाकी तरह से वो बह के आता है और वो सेडिमेंट हो जाता है लेयर बाय लेयर, स्ट्रेटिफिकेशन से बनते हैं ये सेडिमेंट्री रॉक्स। अब इग्नियस रॉक्स की बात करते हैं। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें जो लावा निकलता है और जब वो कूल डाउन हो जाता है तब उससे बनते हैं इग्नियस रॉक्स। थर्ड, मेटामॉर्फिक रॉक्स। जब सेडिमेंट्री रॉक्स हाई टेम्परेचर और प्रेशर में उनको रखा जाता है, वो काफी उसका सामना करते हैं, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का नेचर उनका मेटामॉर्फिक रॉक्स के रूप में आ जाता है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये था कि जो सेडिमेंट्री है उसमें हमें फॉसिल्स मिलेंगे क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स जो हैं वो सेडिमेंट हुई हैं, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फॉसिल मिलेंगे। लेकिन इग्नियस और मेटामॉर्फिक में हमें फॉसिल्स नहीं मिलते। उसका रीजन है कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से जो फॉसिल्स हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो उसका कुछ भी पार्ट रह ही नहीं सकता। सेम केस मेटामॉर्फिक के केस में। तो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम जो हमें फॉसिल मिला और उसके आसपास के जो रॉक थे, हम उनका लाइफ कैसे बताएंगे कि वो कितने साल पहले बने, कितने साल पहले थे, मतलब कितने पुराने हैं, बेसिकली उसका पता हमें लगाना है। तो उसके लिए एक मेथड है कार्बन डेटिंग। इसमें क्या है कि जो कार्बन 12 जो एटम है वो कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। उसका एक
पर्टिकुलर टाइम है उसकी कंसेंट्रेशन कम होती रहती है कार्बन 12 की। तो जो उसकी हाफ लाइफ है वो 5730 ईयर्स है। तो हम उसका अमाउंट पता लगा के ये पता लगा सकते हैं कि वो रॉक कितना पुराना है और वो फॉसिल कितना पुराना है। और जो सबसे लेटेस्ट टेक्निक आज हम यूज करते हैं वो है ESR, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक। ये लेटेस्ट टेक्निक है किसी भी फॉसिल की एज पता लगाने के लिए। अब देखिए, ये देखते हैं कुछ टर्म्स हैं जो कि फॉसिल से रिलेटेड हैं। पहली, अनएल्टर्ड फॉसिल, मतलब जो कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, जो कि इतने टाइम तक भी वैसे के वैसे ही हैं। जैसे आपने देखा होगा मैमोथ, मैमल्स ऑफ साइबेरिया, जो कि बर्फ के अंदर ढके हुए थे और वो एकदम प्रिजर्व थे, वो वैसे के वैसे ही मिले। उनके फर तक हमें रिकवर हो गए इतने साल पहले जब वो मरे थे, वो एज इट इज हमें मिले। पेट्रीफाइड फॉसिल्स, पेट्रीफाइड फॉसिल्स वो हैं जो कि हाई टेम्परेचर की वजह से उनका जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो तो डिकम्पोज हो गया, एकदम बेकार हो गया, लेकिन उनका इनऑर्गेनिक पार्ट अभी भी इंटैक्ट था। तो 90% फॉसिल जो होते हैं हमें वो पेट्रीफाइड फॉसिल ही मिलते हैं। तीसरा, मोल्ड एंड कास्ट, कि जो पूरा ऑर्गेनिज्म था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया कंप्लीटली, लेकिन जो रॉक था उसके आसपास जो सॉइल थी उसने उसकी शेप ले ली। और देखिए कैप्रोलाइट, कि जो किसी ऑर्गेनिज्म का फीकल मैटर था वो किसी रॉक के, लीव्स के या फिर किसी और सॉइल के बीच में दब गया और उसकी शेप हमें मिल गई। तो ये भी एक फॉसिल का टाइप है। पैलाइनो फॉसिल्स, ये रिलेटेड है पोलन से, कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनके पोलन रिलीज हुए होंगे, और आपको पता है पोलन की जो आउटर एक्साइन होती है उसमें स्पोरोपोलेनिन जो केमिकल होता है जो कि डिग्रेड नहीं हो सकता, तो इसी वजह से काफी सारे पॉलन के भी फॉसिल्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए मिसिंग लिंक को, तो मिसिंग लिंक वो ऑर्गेनिज्म है जो कि दो डिफरेंट फाइला की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं और उनके हमें फॉसिल्स मिले हैं। तो देखिए आर्क्योप्टेरिक्स, जो कि रेप्टाइल्स और बर्ड्स दोनों के कैरेक्टर शो करता है, वो मिसिंग लिंक है रेप्टाइल्स और एवीज के बीच में। तो उसके रेप्टिलियन कैरेक्टर्स क्या क्या है कि उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर और शेप है वो लिजर्ड लाइक है, उसकी एक लॉन्ग टेल है जो कि हमें मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स में देखने को मिलती है। फिर उसकी जो बोन्स है वो न्यूमेटिक नहीं है, सॉलिड बोन्स हैं, हॉलो नहीं है। न्यूमेटिक मींस हॉलो बोन्स। लास्ट, क्लॉज, उसके क्लॉज जो है वो रेप्टिलियन क्लॉज की तरह ही हैं, जो फॉसिल हमें आर्क्योप्टेरिक्स का मिला है। बर्ड्स के जो उसमें बर्ड्स के क्या क्या कैरेक्टर हैं, फेदर, विंग्स, उसके जो फोर लिम्ब थे वो विंग्स में मॉडिफाइड थे, बीक, उसकी जो जॉ बोन थी वो आगे बीक की तरह बनी हुई थी। तो ये थे आर्क्योप्टेरिक्स के, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो वो शो करता है। अब दो, वैसे तो ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार देख लीजिए। इक्थियोस्टिगा, ये फिशेस और एम्फीबियन के बीच का मिसिंग लिंक है। सी मौरिया, ये एम्फीबियन और रेप्टाइल्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक है, सॉरी। तो ये था हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। तो अब हम देखते हैं सेकंड, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस। तो चलिए अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस की, कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी हमें कैसे दिखाती है कि एवोल्यूशन हुआ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स। तो होमोलोगस ऑर्गन्स बेसिकली उन ऑर्गन्स को हम मिला के कह रहे हैं जिनका ओरिजिन, डेवलपमेंट सेम, कॉमन ओरिजिन उसका कॉमन है, मतलब उनका एंसेस्टर सेम है या फिर उनका डेवलपमेंट सेम टिश्यू से हुआ है, सेम स्टेम सेल से हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो होमोलोगस ऑर्गन्स का ओरिजिन सेम है लेकिन जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उनका स्पेशलाइजेशन जो है वो अलग अलग है। इट मींस कि उनकी एंसेस्ट्री कॉमन है और वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, मतलब कि एक जगह से निकलकर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए उस स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ जाना, वही है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मतलब सेम बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो सेम है लेकिन उसमें स्पेसिफिक फंक्शन को अलग अलग करने के लिए कुछ स्पेशलाइजेशन आ गई हैं जिससे कि वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर सके। तो ये है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, कि एक कॉमन पॉइंट से ओरिजिनेट होके हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म कर सकें, ऐसे ऑर्गन्स को हम कहते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स, और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। कुछ एग्जांपल्स की मदद से इसे समझने की कोशिश करते हैं, जैसे बोन्स ऑफ फोरलिम्ब ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन। मतलब जो कि जो ये सारे मैमल्स हैं, व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन,
इनका जो फोरलिम है इसमें रेडियस, फेमर, रेडियस, अल्ना, ये सारी बोन्स हैं, लेकिन इनका जो ओरिएंटेशन है वो थोड़ा अलग हो सकता है और ये फंक्शन थोड़ा थोड़ा अलग परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे व्हेल स्विमिंग के लिए यूज कर रही है, बैट उड़ने के लिए यूज कर रहा है, चीता रनिंग के लिए यूज कर रहा है और ह्यूमन चीजों को हैंडल करने के लिए, पिक करने के लिए यूज करता है। दूसरा, हार्ट ऑफ वर्टिब्रे, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रे। तो इसमें क्या है कि इनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन जैसे जैसे कि हम आगे बढ़ते हैं, इवॉल्व होते हैं, इनका जो स्पेशलाइजेशन है ये थोड़ा और एडवांस होता गया और थोड़ी स्पेशलाइजेशन आती गई। जैसे हार्ट जो था वो 2 चैम्बर्ड, 3 चैम्बर्ड, लास्ट में 4 चैम्बर्ड हो गया, लेकिन इनका बेसिक जो प्लान था वो सेम था। फिर थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट्स। तो ये दोनों एंटायरली डिफरेंट स्ट्रक्चर लगते हैं कि ये कहीं कांटे हैं और ये टेंड्रिल है, ये क्लाइंब करने में हेल्प करता है, लेकिन ये दोनों ही स्टेम का मॉडिफिकेशन है, स्टेम के एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफिकेशन है। तो ये हमें याद रखना है कि होमोलोगस ऑर्गन जो है वो कॉमन एंसेस्ट्री शो करते हैं और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। अब बात करते हैं दूसरा, एनालॉगस स्ट्रक्चर ऑर्गन्स की। तो जो एनालॉगस ऑर्गन होते हैं उनका जो ओरिजिन है वो अलग हो सकता है, लेकिन वो एक फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एक साथ मिलके, मतलब उनका जो फंक्शन कॉमन है और वो कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। मतलब कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैसे एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने अडेप्ट किया, उस जगह मॉडिफाई किया उस एक पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। जैसे अलग अलग पॉइंट से उनका ओरिजिन हुआ और एक कॉमन फंक्शन को वो परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसी को हम बोल रहे हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अब देखिए, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। बटरफ्लाई जो है वो एक इंसेक्ट है और जो बर्ड है वो एवीज है, उसके विंग्स में बोन्स है, लेकिन इनका जो फंक्शन है दोनों का वो सेम है, क्या है, फ्लाइंग। दोनों उड़ने के लिए ही इन अपने विंग्स का यूज कर रही है। दूसरा, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स। इन दोनों का जो आई का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, उसका जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन उन दोनों का यूज जो है वो सेम है, विजन के लिए, देखने के लिए। अब तीसरा जो एग्जांपल है, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। इट मींस देखिए, पेंगुइन जो है वो बर्ड है और डॉल्फिन जो है वो मैमल है, उसमें अलग अलग डेवलपमेंट स्टेज से गुजरे हैं, लेकिन दोनों ही स्विमिंग के लिए अपने फ्लिपर्स को यूज कर रहे हैं। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ट्रंक ऑफ एलिफेंट एंड हैंड ऑफ चिंपैंजी। अब इसे एनालॉगस ऑर्गन में इसलिए रखा क्योंकि जो एलिफेंट की ट्रंक है वो भी चीजों को ग्रैब करने में हेल्प कर रही है, जो ट्विग्स है उनको तोड़ने में हेल्प कर रही है ट्रंक एलिफेंट की, और जो चिंपैंजी का हैंड है वो भी हेल्प कर रहा है चीजों को पकड़ने में। लेकिन जो एलिफेंट की ट्रंक है वो नोज और अपर लिप से का मॉडिफिकेशन है, और जो हैंड ऑफ चिंपैंजी है वो तो आपको पता ही है, बोन से मिलकर बना हुआ है, एक्सेट्रा। तो ये एनालॉगस ऑर्गन के एग्जांपल है और ये होमोलोगस ऑर्गन के एग्जांपल है। अगर हम देखें इसे, हम इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि 2-3 भाई हैं आपस में, लेकिन वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई इंजीनियर है और कोई और ग्राफिक डिजाइनर है, एक्सेट्रा। तो उनके फंक्शन जो है वो अलग अलग हैं, लेकिन वो हैं आपस में भाई, उनके जो पेरेंट हैं वो सेम है। वहीं हम देखें कि एक जो वर्क स्पेस होता है, मान लीजिए कि कोई कॉलेज है, सब पढ़ने आते हैं, तो वो डिफरेंट पेरेंट्स से वो आए हैं, लेकिन वो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो की एजुकेशन है। तो ये वो हो गया, पहला वाला हो गया होमोलोगस ऑर्गन का एग्जांपल और दूसरा वाला एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन की। तो वेस्टिजियल ऑर्गन हमें क्यों बताते हैं इवोल्यूशन के बारे में? वो ऐसा इसलिए कि अब हमारे लिए वो जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो बेकार हैं, हम उन्हीं को वेस्टिजियल बोल रहे हैं जो जिनका अब यूज नहीं है डेली लाइफ में। जैसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो आई के ऊपर होती है, बॉडी हेयर्स और मसल ऑफ पिन्ना। आपने काफी सारे एनिमल्स को अपने कान हिलाते हुए देखा होगा, लेकिन हम ह्यूमंस जनरली ऐसा नहीं करते। ये तीनों ह्यूमंस के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन का एग्जाम्पल है। तो ये हमें दिखाते हैं कि कभी पहले इन सब चीजों का बहुत ही यूज था, लेकिन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन ये चीजें घटती जा रही हैं और ये वेस्टिजियल हो गई हैं, अब इनका कोई भी यूज नहीं है हमारी बॉडी में। अब बात करते हैं एटाविज्म के बारे में, रीअपेरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। मतलब कि
पूर्वजों के मतलब जैसे मतलब हमारे जो पिछले एंसेस्टर्स हैं जिनसे हम ओरिजिनेट होके आए हैं उनके कैरेक्टर्स का अब कहीं कभी शो हो जाना, जैसे कुछ बेबीज में टेल आ जाती है और कुछ हमारी फिंगर्स एक्स्ट्रा हो जाती हैं या फिर काफी डेंस बॉडी हेयर होते हैं किसी किसी के। तो ये एटाविज्म का एग्जांपल है कि एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स जो हैं वो रीअपियर हो रहे हैं। अब हम एक और इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, कनेक्टिंग लिंक्स। तो कनेक्टिंग लिंक्स इंपॉर्टेंट इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इनमें क्या है कि ये एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म अभी हैं। मिसिंग लिंक में क्या था, वो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट नहीं करते, उनके सिर्फ फॉसिल्स प्रेजेंट है, लेकिन कनेक्टिंग लिंक जो है वो भी प्रेजेंट है और वो दो डिफरेंट फाइला के कैरेक्टर शो करते हैं। अब देखिए यूग्लिना, यूग्लिना जो है वो प्लांट और एनिमल के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये दोनों के कैरेक्टर शो करता है। प्रोटेरो स्पंजिया, प्रोटोजोन और स्पंजिस के बीच, प्रोटोजोआ और स्पंजिस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है ये। नियोपिलीना, नियोपिलीना जो है वो एनेलिडा और मोलस्का के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। पेरिपेटस, ये एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बेलानोग्लोसस, ये आपको पता है, हेमिकॉर्डेट, ये कोर्डेट्स और नॉन कोर्डेट्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये आपको पता होगा। लंग फिश और लेटिमेरिया जो हैं वो फिशेस एंड एम्फीबियंस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। किमेरा जो है वो कार्टिलेजिनियस एंड बोनी फिशेस के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। तो कनेक्टिंग लिंक हमें ये बताते हैं कि कैसे एक पर्टिकुलर फाइला से दूसरी फाइला बनी, मतलब जो इवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल चेंजेस हैं ऑर्गेनिज्म के बीच, कैरेक्टर्स के बीच में उनकी जो स्पेशलाइजेशन है वो ग्रेजुअल है कि पहले इवॉल्व हुआ, उससे थोड़ा एडवांस, फिर उससे थोड़ा एडवांस। तो ये जो कनेक्टिंग लिंक्स हैं वो दोनों ही फाइला के कैरेक्टर शो करते हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इस हेडिंग के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको देखा, उनको समझा और उनको याद किया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के केस में हमें ऐसे याद रखना है कि अगर हमारे पास काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं सिलेक्ट करने के लिए होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन के बीच, तो होमोलोगस ऑर्गन में हम उस ऑप्शन के साथ जाएंगे जो कि एकदम पास पास हो, सेम फाइला या सेम स्पीसीज से बिलोंग कर रहे हो, मतलब उनका जो टेक्सोन हो वो सेम हो। लेकिन एनालॉगस में उनका टेक्सोन जितना अलग होगा, जितना डिफरेंट होगा, वो उतना ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब देखते हैं अपने तीसरे पार्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में। तो देखिए, अर्नेस्ट हेकल जो थे उन्होंने बायोजेनेटिक लॉ प्रपोज किया जो कहता है ऑन्टोजेनी रिकैपिटुलेट्स फाइलोजेनी। इट मींस कि जो ऑन्टोजेनी है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रायोनिक से लेके उसका जो पूरा एम्ब्रायो से लेके उसका जो पूरा डेवलपमेंट होगा वो फाइलोजेनी को दोहराएगा। इट मींस कि उसके जो एंसेस्टर है उनके कैरेक्टर्स को शो करेगा। अब देखिए, based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults। इसका मतलब ये है कि एम्ब्रायो जो होगा वो एक कुछ फीचर शो करेगा जो कि सभी वर्टिब्रेट्स में कॉमन होंगे। एग्जांपल देखिए, द एम्ब्रायोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप a row of vestigial gill slits behind the head, but it is a functional organ only in fishes and not found in others। मतलब कि जो सभी वर्टिब्रेट्स के जो एम्ब्रायो होंगे उनकी जो एम्ब्रायोनिक स्टेज होगी उसमें वेस्टिजियल गिल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो फंक्शनल सिर्फ फिशेस में होंगे, बाकी किसी भी और वर्टिब्रेट में नहीं होंगे। लेकिन एक काफी डिटेल स्टडी के बाद जो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर है उन्होंने इस प्रपोजल को डिसअप्रूव किया। उन्होंने नोट किया कि एम्ब्रायो जो है वो कभी भी किसी और एनिमल की एडल्ट स्टेज से नहीं गुजरते हैं। तो ये था एम्ब्रायोलॉजिकल एविडेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चलिए अब आते हैं अपनी वीडियो के लास्ट पार्ट में। इसमें हम देखेंगे आर्टिफिशियल सिलेक्शन और नेचुरल सिलेक्शन कैसे एविडेंस
देता है हमें एवोल्यूशन के। तो देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन बेसिकली है क्या? सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फॉर डिजायर्ड ट्रेड्स। मतलब हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करा रहे हैं और उसमें से खुद सेलेक्ट कर रहे हैं कि हमें इस ट्रेड का ब्रीड चाहिए। तो हमने जैसे वाइल्ड मस्टर्ड से इतने सारे वेजिटेबल्स बनाए हैं, कोलराबी, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, कैबेज, केल। इनको याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझना जरूरी है कि हमने एक वाइल्ड वैरायटी से, जैसे रॉक पिजन की है, पाउटर, जैकोबिन, फॉन्टेल, इन सबको ब्रीड को तैयार कर दिया कुछ ही सालों में। तो क्या हम जब मैन जो है कुछ सालों में नई ब्रीड्स को तैयार कर सकता है, तो क्या इवोल्यूशन के दौरान इतने पिछले सालों में क्या इतनी सारी जो नई नई स्पीशीज हैं, ब्रीड्स हैं, वो नहीं बनी होंगी पुरानी ब्रीड से? तो इसीलिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो है, जो मैन का सिलेक्शन है, वो एवोल्यूशन का एविडेंस देता है। अब देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो इस नेचुरल सिलेक्शन में हम उस नेचुरल सिलेक्शन की बात नहीं करेंगे कि जो कि पिछले टाइम में, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एवोल्यूशन हुआ होगा। हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन से जो नेचुरल सिलेक्शन हुआ, मतलब जिसमें ह्यूमन का ह्यूमन की वजह से जो हुआ, जो कि एंथ्रोपोजेनिक था, जो कि ह्यूमंस के एक्शन की वजह से हुआ। अब देखिए पहला एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, जो कि इंग्लैंड में हुआ। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या था, जितने भी ट्री के स्टेम थे उनमें व्हाइट लाइकेन जो था वो कंप्लीटली कवर कर रखा था उसने स्टेम को। तो जो मॉथ थे और जो व्हाइट कलर के थे वो इन लाइकेन्स पे बैठ जाते थे। तो लाइकेन का कलर भी लाइट होता है, नियरली व्हाइट। तो जब व्हाइट कलर के मॉथ इन लाइकेन पे बैठ जाते थे, छिप जाते थे, तो इन जो अलग बर्ड्स वगैरह थी, जो इनके प्रेडेटर्स थे, वो इन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे। और जो डार्क कलर के मॉथ थे वो प्रे बन जाते थे, उनको खा लिया जाता था, उनकी पॉपुलेशन काफी कम थी। लेकिन 1920 में क्या हुआ, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि जो पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड के बढ़ने की वजह से जितना भी लाइकेन था वो वहां से खत्म हो गया, आसपास के ट्रीज से खत्म हो गया। और जो ट्रीज थे उन पे इंडस्ट्री का ब्लैक सूट, जो कार्बन का सूट होता है, स्मोक होता है, वो डिपोजिट होने लगा था। तो अब जो था वो ब्लैक, स्टेम का कलर जो था वो ब्लैक था। तो जो डार्क मॉथ थे उनको फायदा पहुंचा। तो डार्क मॉथ जो थे अब वो छिप रहे थे, वो हाइड कर जा रहे थे अपने प्रेडेटर से, और जबकि व्हाइट मॉथ इजीली आइडेंटिफाइबल थे, तो उनकी पॉपुलेशन काफी कम हो गई। तो हमने देखा कि कंडीशन के हिसाब से पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ, उनका सिलेक्शन हुआ। तो ये था पहला एग्जांपल इंडस्ट्रियल मेलानिज्म का। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे कंडीशन के बदलने से डिफरेंट टाइप के मौत को चांस मिला बढ़ने का, उसी तरीके से जो पिछला टाइम था उसमें कंडीशन डिफरेंट डिफरेंट आई होंगी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को इवॉल्व करने का, नेचुरली सेलेक्ट होने का, पॉपुलेशन इंक्रीज करने का मौका मिला होगा, उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई होगी। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट करना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स इवोल्यूशन बट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। मतलब जब पहले बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट मॉथ बच रहे थे और ब्लैक मॉथ का शिकार हो रहा था, तो ऐसा नहीं था कि ब्लैक मॉथ की पॉपुलेशन कंप्लीटली खत्म हो गई हो, वो कुछ अमाउंट में थे। इसी कारण क्या हुआ कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो स्टेम थे उनका कलर ब्लैक हो गया, तो जो ब्लैक मॉथ थे उनका पॉपुलेशन बढ़ गया, और व्हाइट मॉथ का पॉपुलेशन बहुत कम हो गया, लेकिन वो भी कंप्लीटली वाइप्ड आउट नहीं हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन ब्रिंग्स इवोल्यूशन बट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। अब बात करते हैं, और जो एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से सिलेक्शन हुए हैं, एंटीबायोटिक और ड्रग रेजिस्टेंस। जैसे कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में डिफरेंट डिफरेंट जो बायो एजेंट हैं जो कि डिजीज करते हैं, पैथोजेंस हैं, उनके अगेंस्ट बहुत सारी एंटीबायोटिक्स लेते हैं, बहुत सारे ड्रग्स लेते हैं। तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो हम उनका यूज बढ़ा रहे हैं, वैसे ही वैसे जो पैथोजन है, जो बैक्टीरिया, जो वायरस है, उन ड्रग्स का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है। अब वो जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, उनके सामने बेकार है, वो उनसे आगे इवॉल्व कर गए। तो एंटीबायोटिक
या फिर ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो हमारे लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि अब हमें और नई नई तरह की ड्रग्स बनानी पड़ती हैं उनको टैकल करने के लिए, डिजीज से बचने के लिए। तीसरा है हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, जैसे डीडीटी और बहुत सारी 2,4-D, बहुत सारी वीडिसाइड और पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हम यूज करते हैं पेस्ट को भगाने के लिए या और इंसेक्ट्स को भगाने के लिए। अब उनका रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, अब उनके यूज पर भी वो बढ़ते नहीं है, पॉल्यूशन बढ़ता जाता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे नेचुरल सिलेक्शन के, और ये सारे एग्जाम्पल एंथ्रोपोजेनिक एक्शन की वजह से नेचुरल सिलेक्शन होने के हैं। तो अभी तक हमने सारे वो पॉइंट्स कवर किए जिसकी वजह से हमें एविडेंस मिलते हैं कि इवोल्यूशन हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपने नेक्स्ट थर्ड पार्ट के बारे में, वो होगा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। बेसिकली जो हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें हमने देखा था कि केमिकल्स से या फिर फर्स्ट लाइफ कैसे अपीयर होगी, जो कि ओपेरिन और हाल्डेन की थ्योरी थी, उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्राइब करेंगे कि जो थ्योरीज क्या क्या दी थी, जैसे डार्विनिज्म, डार्विन की थ्योरी थी, लेमार्किज्म, लेमार्क की थ्योरी थी, ह्यूगो डे व्राइस की म्यूटेशन थ्योरी थी। तो हम इनको वन बाय वन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।